नमस्कार, मैं सिरांधा आप सभी दर्शकों का आपके मनपसंद अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान हमारे अन्नदाता हैं और उनकी उन्नति में ही राज्य की प्रगति है। ऐसे ही भारतीय किसानों को खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां देने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। सरसों की फसल में रोगों की रोकथाम, बायोफ्लॉक में मछली पालन करके कमाए अच्छी आय। सरसों की फसल अभी पुष्पन और फली बनने की अवस्था पर है, लेकिन इस समय इसमें कई रोगों का प्रकोप होता है जो कि फसल की बढ़वार और उत्पादन को प्रभावित करते हैं। इसलिए समय रहते इन रोगों की पहचान कर रोकथाम कैसे करें, इसके बारे में बता रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र गोंता बांसूर अलवर के विषय विशेषज्ञ डॉक्टर सुनील कुमार। सरसों में जो अभी प्रमुख रोग चल रहे हैं, इसमें मुख्य रूप से एक होता है सफ़ेद रोली, जिसे व्हाइट रस्ट कहते हैं। दूसरी होती है तनागलन, स्क्लेरोटोनिया रॉट होती है, और दूसरे एक अल्टरनेरिया ब्लाइट होते हैं। ये मुख्य रूप से 2-3 रोग हैं जो कि इस समय सरसों में आते हैं। तो किसान भाई, सरसों का मुख्य रूप से जो व्हाइट रस्ट है, सफ़ेद रोली जो है होता है, इसके जो लक्षण होते हैं 2 तरह के लक्षण होते हैं। एक तो इनके पत्तों में आते हैं, पत्तों में आप देख रहे हैं कि इस तरह से इसके नीचे में सफ़ेद सफ़ेद पाउडर जैसा बन जाते हैं। दूसरा होता है कि ये आप देख रहे हैं हमारे हाथ में है, इसको हम बोलते हैं स्टैग हेड बनना। तो एक तो इसका संक्रमण लोकल संक्रमण होता है जो पत्तों पे होता है, और एक सिस्टमिक संक्रमण बोलते हैं जिससे कि आंतरिक संक्रमण होता है, जो आप ये देख रहे हैं कि स्टैग हेड बनता है इसमें। तो ये फूलों पे होता है, इन्फ्लोरेसेंस जो होते हैं ये फूल, इस पे संक्रमण होने से इस तरह के लक्षण खेतों में सरसों की फसल में दिखाई देते हैं। तो इनके लिए प्रबंधन का मुख्य उपाय है कि हम जब बुआई करते हैं तो बुआई के समय में बीज उपचार करना चाहिए। मेटालेक्जिल 35% SD करके नाम की दवाई आती है, उसका हम 6 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से बुआई के समय में अगर हम करते हैं तो फसल को सुरक्षित देता है। उसके बाद अगर आपको खरीफ फसल में, जैसा कि अभी इस समय फसल है जिस स्टेज में है, तो इस समय एक पौधों पे अगर संक्रमण हो रहा है या आपके खेतों में इस तरह के स्टैग हेड का लक्षण दिख रहा है, तो आप मेटालेक्जिल 8% प्लस मैनकोजेब 64% का एक कॉम्बिनेशन में दवाई आती है, जिसका 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से हम छिड़काव करें, या एक मैनकोजेब आता है जिसका हम 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से छिड़काव करते हैं। तो सफ़ेद रोली या धोलिया रोग जिसे बोलते हैं, इससे हम प्रबंधन करके हम इस रोग का प्रबंधन कर सकते हैं। दूसरा मैंने आपको बताया कि एक तनागलन मुख्य रूप से सरसों में आते हैं। उसके मुख्य लक्षण ये होते हैं कि आप देख रहे हैं जैसे कि ये जो 4-5 टहनियाँ, इनमें से कोई एक टहनियों पे सफ़ेद सफ़ेद सा हो जाता है, या पूरे मेन जो तना होता है इसमें गलन सी समस्याएं आती है। सरसों की फसल पर लगने वाला ये रोग सबसे ज्यादा खतरनाक है। ये भूमि और बीज जनित रोग है। इस रोग के लक्षण सबसे पहले लंबे धब्बों के रूप में तने पर दिखाई देने लगते हैं, जिन पर कवक जाल के रूप में दिखाई देने लगती है। उग्र अवस्था में इसका तना फट जाता है और पौधा मुरझाकर सूख जाता है। इसके संक्रमित भाग पर काले रंग के गोल कवक के स्क्लेरोशिया दिखाई पड़ते हैं। अधिक नमी की दशा में रोग का प्रकोप सबसे ज्यादा होता है। इस रोग के रोकथाम के लिए बुआई के पहले बीजोपचार कर लेना चाहिए। हमेशा रोगरोधी और प्रमाणित किस्मों के बीजों की बोनी करें। इसके अलावा खड़ी फसल में रोग के लक्षण दिखाई देने पर मैनकोजेब 2.5 ग्राम प्रति लीटर की दर से या कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 3 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से छिड़काव करना चाहिए। एक अल्टरनेरिया ब्लाइट आता है जिसमें पौधों पे, पत्तियों पे इसके कंसेंट्रिक रिंग बनते हैं, जो कि इस एरिया में उतना ज़्यादा नहीं आता है, लेकिन और इसके लक्षण जो होता है पत्तों फलियों पे भी आते हैं और तने पे भी आते हैं। जैसे फूल ख़त्म हो जाते हैं तो उस समय अगर आते हैं तो हम इसका कार्बेंडाजिम का 2.5 से 3 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से हम छिड़काव करके हम अल्टरनेरिया ब्लाइट का भी बचाव कर सकते हैं। सरसों का छाछाया रोग, यह एक कवक जनित रोग है जो शुरुआती अवस्था में पौधे की पत्तियों और टहनियों पर मटमैली चूर्ण के रूप में दिखाई देता है, जो बाद में संपूर्ण पौधे पर फैल जाता है। इसके कारण पत्तियां पीली होकर झड़ने लगती हैं। इसके प्रभाव से खड़ी फसल को अधिक नुकसान होता है। इसका सबसे ज्यादा नुकसान सरसों की पछेती फसल पर हो रहा है। तो इस समय एक पौधों पे अगर संक्रमण हो रहा है तो आप
कार्बेंडाजिम 50% का दवाइयों का 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से आप 60 से 70 दिन की फसल अवधि पे आप इसका छिड़काव करें तो आप इसका निजात पा सकते हैं। इस तरह से हम रोग का प्रबंधन करके हम अधिक उत्पादन ले सकते हैं और मुनाफा अधिक कमा सकते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। आजकल कृषि के क्षेत्र में नई नई तकनीक इजाद हो रही है जिससे किसानों को फायदा हो रहा है। खासकर छोटे किसानों में कंटेनरों में मछलियों का पालन काफी प्रचलित हो रहा है। इस प्रणाली से किसान अच्छी आमदनी कमा सकते हैं। तो चलिए इस बारे में जानते हैं मत्स्य वैज्ञानिक डॉक्टर इप्सिता विश्वास से। मछली की बढ़ती खपत को देखते हुए मत्स्य पालक उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए नई तकनीक को अपना रहे हैं। इसके लिए कम पानी और कम खर्च में अधिक से अधिक मछली उत्पादन करने हेतु बायोफ्लॉक तकनीक अपना रहे हैं। बायोफ्लॉक तकनीक एक आधुनिक व वैज्ञानिक तरीका है। बायोफ्लॉक तकनीक के माध्यम से किसान बिना तालाब की खुदाई किए एक टैंक में मछली पालन कर सकेंगे। बायोफ्लॉक एक बहुत ही उन्नत टेक्निक है, क्योंकि हम लोग ज़्यादातर देखा गया है कि जो हम लोग का मछली पालन के लिए पॉन्ड मतलब जो तालाब का रकबा सबके पास नहीं होता है, या फिर वाटर लेवल बहुत ही नीचे जा रहा है। और साथ ही साथ जब भी हम लोग मछली पालन करते हैं तो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कॉस्ट है फीड कॉस्ट। लगभग 60% हम लोग को फीड कॉस्ट लग जाता है। तो ये 3 चीज़ को देखते हुए जुलाई 2018 में भारत में ये बायोफ्लॉक सिस्टम चालू हुआ है। अब ये बायोफ्लॉक सिस्टम चालू करने के लिए हम लोगों को बहुत सारा टैंक की ज़रूरत होता है। टैंक 3 टाइप के होते हैं। एक है पुराने ज़माने में जो सीमेंट टैंक है वो सीमेंट सिस्टम, नहीं तो आप जैसे पीवीसी टैंक जो पॉलीविनाइल क्लोराइड टैंक ये इस्तेमाल कर सकते हैं। और बहुत लोग क्या करते हैं, लोहे की रॉड लेकर उसमें जो टारपोलिन होता है या फिर टर्पोइल जो आप ज़्यादातर जानते हैं वो यूज़ कर सकते हैं। पर मैं रिकमेंड करूँगी कि हमेशा वो पीवीसी वाला टैंक लेना चाहिए, क्योंकि पीवीसी टैंक में ना वो एक इनामल होता है, इथॉक्सी कोई नाम करके, जिससे जो भी मछली है या फिर कोई भी एनिमल्स है उसमें कोई रिएक्शन नहीं होता है। अब बायोफ्लॉक में जो नाम से हम लोग को पता चलता है कि जैविक का कुछ फ्लॉक होने वाला है, जैविक पदार्थ से फ्लॉक बनता है। अब इस फ्लॉक बनाने के लिए हम लोग को एक कार्बोहाइड्रेट सोर्स की ज़रूरत होता है जो ज़्यादातर गुड़ से मिलता है। अभी फ्लॉक बनाने के लिए हम लोग इस गुड़ का इस्तेमाल करते हैं। बायोफ्लॉक तकनीक से टैंक में पाली जाने वाली मछलियों की प्रजातियों में कुछ खास बातें होनी चाहिए, जैसे मछली टैंक के वातावरण सहन कर सके, मछली निम्न जल स्तर पर ही सही बढ़वाड़ ले सके। पंगेशियस, कोई कॉर्प, सिंघी, तिलापिया, देशी मांगुर, पाबदा, कॉमन कॉर्प इत्यादि मछलियों की प्रजातियां टैंक में आसानी से पाली जा सकती हैं। ध्यान रखिए, जब आप टैंक बना रहे हैं तो टैंक का साइज का निर्माण भी ज़रूरत है। ज़्यादातर 5000 से 10,000 लीटर का टैंक बनता है, तो एक टैंक बनाने के लिए 15 बाई 15 फीट की ज़रूरत होता है। और उसका जो गहराई है वो गहराई लगभग 4 फीट की होनी चाहिए, जो उसका ऊंचाई है। अच्छा, ये बात ज़रूरी है कि इसमें जो मछली है वो नर्सरी है। आप इसको ज़्यादा हम लोग अंगुलिका से पूरा टेबल साइज फिश नहीं बनाते हैं। ये फ्राई से फिंगरलिंग, नहीं तो फिंगरलिंग से एडवांस फिंगरलिंग ही ज़्यादा हम लोग इसमें करते हैं। तो जब हम लोग मछली डालते हैं उस टैंक में, हमेशा देखना चाहिए कि इसमें 100% एरेशन मतलब एनर्जी सोर्स होना चाहिए। सौर ऊर्जा से भी सोलर पैनल के तहत भी कर सकते हैं। बायोफ्लॉक विधि में मछली पालन में भी जैविक विधि अपनाई जाती है। तालाब के पानी में मछली मल करती हैं। इस मल के अधिक संख्या में एकत्रित होने से पानी में अमोनिया बढ़ जाता है। अमोनिया मछलियों के लिए जहर का काम करता है, इससे मछली मर जाती है। बायोफ्लॉक विधि में जार में बैक्टीरिया पैदा की जाती है। ये बैक्टीरिया मछली के 20% मल को प्रोटीन में बदल देता है। मछली इस प्रोटीन को खा लेती है। बचा मल जार में नीचे जमा हो जाता है। इसे टोटी के जरिए निकाल दिया जाता है। मछलियों को कोई नुकसान नहीं होता है। बायोफ्लॉक विधि में टैंक में पानी को साफ करने के लिए किसी प्रकार का केमिकल नहीं डाला जाता है। इसमें होने वाली मछली पूर्णतः जैविक होती है। इनकी बाजार में अधिक कीमत मिलती है।
तो अगर हम 40-50 ग्राम का अगर स्टॉकिंग करते हैं तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 700 से 800 ग्राम से 1 किलो तक आपको 6 महीने में मिल सकता है। तो एक साइकिल लगभग 5 से 6 महीने का होता है, तो साल में आप 2 साइकिल कर सकते हैं और 2 साइकिल से आप 50 से 60 हज़ार का मतलब मूल प्रॉफिट मिल सकता है। जैसे पंगाश को आप जब बाजार में बेचते तो 130, तो अगर आप अपने फार्म लेवल मतलब फार्म गेट से अगर बेचते तो 100 रुपये प्रति किलो, अगर 100 रुपये किलो भी होता है तब भी आप 50 से 60 हज़ार 2 साइकिल में कर सकते हैं। बायोफ्लॉक जो प्रणाली है इसका एडवांटेज यही है कि ये पर्यावरण के साथ अनुकूल एक प्रणाली है, जिसमें क्या है बहुत ही मिनिमल या ज़ीरो वाटर एक्सचेंज होता है। मतलब आप पूरा जो इसको जो वाटर है फुल्ली यूटिलाइज कर सकते हैं, जिससे क्या होता है हम लोग का वेस्ट मिनिमाइजेशन हो जाता है। तो इस प्रणाली को हम वेस्ट वाटर एक्वाकल्चर ट्रीटमेंट भी बोल सकते हैं। और सबसे अच्छी बात है इसमें जो हम लोग का FCR रेशियो है वो बहुत ही कम हो जाता है। जो ऐसे जो हम लोग तालाब में वो उस FCR से हम लोग को बहुत कम हो जाता है, जो आप लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। बायोफ्लॉक के बारे में और ज़्यादा जानिए जितना भी केंद्रीय अनुसंधान है कृषि विज्ञान केंद्र से। नमस्कार। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। शेड नेट यानी छायादार घर, जिसमें फूलों, औषधीय फसलों, सब्जियों और मसालों की खेती के अलावा फल सब्जियों की नर्सरी तैयार की जाती है। इसमें तापमान को कंट्रोल करने के अलावा कीटों से फसलों की सुरक्षा होती है, जिससे अच्छी क्वालिटी का उत्पादन और स्वस्थ पौधे मिलते हैं। आइए इस बारे में जानते हैं डॉक्टर सुभाष चंद्र सिंह से। जहाँ पर हम लोग इसमें वर्तमान में खड़े हैं इसको बोलते हैं शेड नेट। और शेड नेट में हम विपरीत परिस्थितियों में, जब प्रतिकूल परिस्थितियाँ होती हैं या तापमान बहुत कम होता है, ऐसे परिस्थितियों में हम लोग जो है सब्जियों की नर्सरी या फलों की नर्सरी तैयार करने का एक बहुत अच्छा स्थान है। क्योंकि जब जैसे जैसे तापमान का नीचे जाता है जाड़े में, तो बाहर सब्जी की नर्सरी के जमाव में काफ़ी दिक्कतें आती हैं। अगर वही चीज़ नर्सरी अगर हम शेड नेट में तैयार करें तो निश्चित रूप से शेड नेट में जो है तापक्रम एक तो बाहर की अपेक्षा ज़्यादा रहता है। दूसरी चीज़, जो कीट मकोड़े व्याधियां हैं जो बाहर अगर ओपन में लगाते हैं तो उससे काफ़ी उसमें रोग व्याधियों को फैलने की संभावना रहती है। लेकिन अगर हम शेड नेट के अंदर जो है सब्जी की नर्सरी लगाते हैं तो निश्चित रूप से कीट व्याधियों से हम उसका बचाव कर सकते हैं। शेड नेट हाउस एक ऐसी संरचना जो कि प्लास्टिक के ऐसे ढांचे होते हैं जो कि परंपरागत बेमौसमी सब्जियों एवं फलों की खेती करने में उपयोग में लाए जाते हैं, एवं ये ढांचे बाहरी वातावरण के प्रतिकूल होने के बावजूद भीतर उगाए गए पौधों का संरक्षण करते हैं और बेमौसमी नर्सरी और फसलों तथा फसलों के उत्पादन में फायदेमंद होते हैं। शेड नेट हाउस खुली जगहों से आवश्यक धूप, नमी एवं वायु के प्रवेश के द्वार होते हैं। ये पौधे के विकास के लिए सहायक उचित सूक्ष्म वातावरण बनाता है। इसे शेड नेट घर या नेट घर भी कहा जाता है। स्टील पाइप के सहारे शेड नेट को बनाया जाता है। इसे हवादार नेट से ढका जाता है। ये ग्रीन हाउस के सिद्धांत पर काम करता है। नेट हाउस के अंदर तापमान अनुकूलित रहता है, जिससे गर्मी में भी सब्जियों एवं फलों के पौधों की नर्सरी तैयार करके खेती की जा सकती है। इससे किसान 1 महीने पहले ही पौधे तैयार कर लेते हैं और बारिश शुरू होते ही सब्जियां बाजार में आ जाती हैं। इसी तरह से राउंड द ईयर पूरे साल हम लोग जो है फलदार वृक्षों के जो है कलमी पौधे भी तैयार कर सकते हैं। क्योंकि नर्सरी शेड नेट के अंदर जो है तापक्रम जो है एक जो कैलस बनने की ग्राफ्टिंग के समय जो कैलस बनता है उसके लिए तापक्रम इसको मिल जाता है, जिससे कि जुड़ाव अच्छा हो जाता है। सब्जियों की नर्सरी की अगर देखें तो हम जो हाई वैल्यू क्रॉप हैं, चाहे शिमला मिर्च की है, चाहे ब्रोकली की है, इस तरह की सब्जियों की नर्सरी जो है हम शेड नेट के अंदर करते हैं, जिसका कि मार्केट में एक अच्छा उचित हमें रेट मिल सकता है। अगर आप देखेंगे दिल्ली में जहां ब्रोकली कम 300 साढ़े 300 रुपये केजी मिलती है, अगर हम लोग शेड नेट में उसके पौध तैयार करके अगर किसानों को देते हैं तो निश्चित रूप से किसान उसका अधिक से अधिक जो है लाभ ले सकता है। इसी तरह से शिमला मिर्च है, या ऑफ सीजन में खीरा जो है खीरे को तैयार कर सकते हैं, या हम लोग टमाटर के भी फसल ले सकते हैं जो इनडिटर्मिनेट टाइप की होती हैं, जिनकी लताएं बढ़ती रहती हैं, जिसमें फल नीचे लगता रहता है। ऐसे फसलों को जो है ऑफ सीजन में हम शेड नेट के अंदर ले सकते हैं, जिससे कि किसान की आमदनी जो है राउंड द ईयर पूरे साल बनी रहती है।
शेडनेट हाउस में विभिन्न प्रकार की बेमौसमी सब्जियों की खेती एवं फूलों की खेती की जा सकती है। सब्जियों के अंतर्गत टमाटर, मटर, फूलगोभी, शिमला मिर्च की खेती, खीरा आदि की खेती कर सकते हैं और फूलों के अंतर्गत जरबेरा, गुलाब, कार्नेशन, लिलियम, रजनीगंधा, ग्लैडलेस आदि फूलों की खेती कर सकते हैं। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से एक या दो महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम नंदगांव, जिला जयपुर के कृषक सुरजीत चौधरी ने। यह पाली हाउस में गुलाब की खेती के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो सुरजीत चौधरी जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। मैं आज आप लोगों को बताने जा रही हूँ जो गुलाब के संरक्षित खेती होता है जो किसान भाई लोग करते हैं उसके बारे में। तो पहले हम लोग जो देखेंगे कि किस मिट्टी में ये गुलाब अच्छा होता है। दोमट मिट्टी सबसे इसके लिए अच्छा होता है लगाने के लिए। और हम लोग जो लगाते हैं खास तरह से जो तना कटिंग्स जो होता है, तना जो होता है उससे लगाते हैं और बडिंग से भी लगाते हैं। तो हम लोग को देखना चाहेगा कि तना जो होता है कटिंग्स वो लंबाई में 10 से 15 सेंटीमीटर होना चाहिए। उसमें दो से 3 गांठें भी होना चाहिए और उसको हम लोग फिर पाउडर फॉर्म में मार्केट में आता है रूटेक्स बोल के, उसमें थोड़ा सा वो जो कट करने के बाद थोड़ा सा उसमें डिप करके फिर हम लोग लगाएंगे। फिर जब जड़ पकड़ लेगा वो अच्छे से तैयार हो जाएगा। उसके बाद एक डेढ़ साल के बाद वो हम लोग वहाँ पे पॉली हाउस में पहले तो बेड प्रिपेयर करना होगा, उसके बाद ट्रांसप्लांट करेंगे। पॉली हाउस आकार में भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। जलवायु के अनुसार इनका आकार व आवश्यक चीजें चुन ली जाती हैं। अधिकतर पैड और फैन वाले पॉली हाउस गुलाब की खेती के लिए उपयुक्त होते हैं क्योंकि इनमें तापमान को आवश्यकता के अनुसार घटाया बढ़ाया जा सकता। गुलाब की खेती से लाभ लेने के लिए बाजार की मांग के अनुसार इसकी प्रजातियों का चयन कर खेती करनी चाहिए जो कि विभिन्न रंगों की होती है। गुलाब की लाल रंग की प्रजातियाँ फर्स्ट रेड, ग्रांड गाला, कैरामिथा, बैंडी, एस्केडा रेफिला। गुलाबी रंग की प्रजातियों में कीस, मेलाडी, सोनिया, विवाल्डी, प्रोफिटा। नारंगी रंग की प्रजातियों में लैम्बार्ड, नोबलेस, क्रीम। पीले रंग की प्रजातियों में गोल्डन टाइम, आल समीर गोल्ड, टेक्सास, पोपिलोन। किसान भाइयों, आप इन किस्मों का चयन कर इनकी खेती कर सकते हैं। तो जो बेड प्रिपेयर करने के लिए पहले उसमें हम लोग बेड की जो लंबाई होगी वो आवश्यकता अनुसार होगा और जो 1 मीटर चौड़ाई होगी और वो 30 सेंटीमीटर ऊंचाई होगी। उसको पहले से अच्छे से प्रिपेयर करना होगा, मिट्टी की तैयारी अच्छे से करना होगा तभी जाके अच्छे से फूल मिल सकता है हमको। इसके लिए ये मिट्टी को पहले जो कंपोस्ट होता है वो 20 से 30 केजी होना चाहिए और जो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश होता है वो 30:30:40 अनुपात में मिलाया जाता है ग्राम पर मीटर स्क्वायर प्रति वर्ष में। फिर नाइट्रोजन एक बार और जो 40 ग्राम होगा उसको फिर से 2 बार में डिस्ट्रीब्यूट करके हम लोग लगाएंगे। किसान भाइयों, पौधे अधिकतर बगैर मिट्टी के होते हैं और उनको लगाते समय पौधे की जड़ें फैलाकर पौधे लगाने चाहिए। जड़ें एक जगह इकट्ठी होने पर पौधे अच्छी तरह से वृद्धि नहीं कर पाते। पौधों को लगाते समय जड़ों की चारों तरफ की मिट्टी को अच्छी तरह से दबा दें जिससे जड़ों के पास हवा न रह जाए। गुलाब के अधिकतर कलम किए पौधे लगाए जाते हैं। इसमें पौधे की कलम की जगह हमेशा मिट्टी की सतह के ऊपर रहनी चाहिए। पौधे लगाने के तुरंत बाद पौधों को पानी दें या पौधों के ऊपर पानी छिड़काव करें। और जो होता है मल्टीप्लेक्स भी 2 ml प्रति लीटर में मिला के उसको हम लोग अच्छे से स्प्रे करेंगे तो जो न्यूट्रिएंट का जो अच्छे से डिफिशियंसी वगैरह होता है वो सब दूर हो जाते हैं और अच्छे हम लोग फूल पाएंगे। और इसमें जो गुलाब में जो सबसे मतलब
मुख्य बीमारी है वो है डाई बैक। तो ये डाई बैक जो है इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, जो गुलाब की जो कटाई छटाई होता है उसके बाद उसके वो कट पोर्शन में हम लोग बोर्डेक्स मिक्सचर डाल देंगे, थोड़ा सा पेस्ट बना के, तो फिर उसमें इन्फेक्शन ना हो। उसके बाद हम लोग ब्लू कॉपर का जो होता है वो स्प्रे भी कर सकते हैं। तो इससे हम लोग जो डाई बैक है उससे बच पाएंगे। पौधों को लगाने के कुछ समय बाद पौधों की बढ़वार होने लगती है, फूल भी आना शुरू हो जाते हैं। लेकिन अच्छे फूल उत्पादन और पौधे को मजबूती प्रदान करने के लिए शुरुआती अवस्था में पौधों को निचली शाखाओं व बन रही कलियों की कटाई छटाई कर देनी चाहिए। पानी की मात्रा ग्रीन हाउस के तापक्रम, नमी तथा रोशनी के ऊपर निर्भर करती है, इसलिए पानी की मात्रा मौसम के अनुसार बदलती रहती है। और सिंचाई जो होता है वो हम लोग एक हफ्ते में एक बार कर सकते हैं। और जो निकाई गुड़ाई होता है वो 10 मतलब लगाने के 10-12 दिन बाद कर सकते हैं। और ऐसे वैज्ञानिक पद्धतियों में अगर हम खेती करेंगे तो इसमें जो उपज होगा वो होगा 150 से 300 जो कटे पुष्प होता है पर मीटर स्क्वायर में, पर ईयर में होता है। और इसको हम लोग जैसे कि आप लोग जानते हैं ये कटे पुष्प के अनुसार में या फिर गुलदस्ता में और पुष्प सज्जा में भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, ये जो वैज्ञानिक पद्धति है इसको उपयोग करें और अच्छे से उपयोग। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatarajasthan@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 18004192-155 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी पूरी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।